सम्राट द स्टोरी टेलर में आज हम देखेंगे मूवी फोकस की कहानी। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि निकी एक होटल में डिनर कर रहा है। तभी उसके सामने एक लड़की जिसका नाम जैस है एक शराबी आदमी के साथ अनकंफर्टेबल नज़र आ रही होती है। तो वो उस आदमी से बचने के लिए निकी को अपना दोस्त बताती है और निकी को भी दोस्त बनने का नाटक करने को कहती है और फिर दोनों साथ में डिनर और ड्रिंक करते हैं। जैस उस शराबी आदमी से बचाने के लिए निकी को थैंक्स कहती है। निकी जैस को घर तक लिफ्ट देने का कहता है तो जैस उसे बताती है कि वो इसी होटल में रुकी है और नटखट अंदाज में कहती है कि अगर वो चाहे तो उसे ऊपर रूम तक छोड़ सकता है। फिर अगले सीन में हमें दोनों को एक रूम में रोमांस करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ कुछ देर बाद एक आदमी गुस्से से रूम के अंदर आ जाता है और अपनी गन निकी के ऊपर तानकर गुस्से में उसे मारने की धमकी देने लगता है। जैस घबराते हुए निकी से कहती है कि ये मेरा पति है जेरेड, और जेरेड से उसे ना मारने को कहती है। जेरेड गुस्से में होता है और बोलता है कि इसे ना मारने का कोई कारण नहीं। निकी कहता है हाँ कोई कारण नहीं, मुझे मार दो, तुमको मेरी वजह से दुख हुआ है। जैस कहती है मजाक मत करो, यह जेल जा चुका है। पर निकी कहता है प्लीज़ मुझे मारना ही तो सर में गोली मारना, क्योंकि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। जैस हताश होते हुए कहती है जेरेड ये हमारा प्लान जान चुका है। दरअसल जेरेड और जैस मिले हुए होते हैं और इसी तरह लोगों को लूटने का प्लान बनाते हैं, पर निकी भी एक प्रोफेशनल ठग था इसलिए वो इनका प्लान समझ गया था। निकी कहता है तुमने सब गलत किया, पहले मुझे कपड़े उतारने देने थे, फिर मुझे भागने का मौका देना चाहिए था। ऐसे मिलते हैं पैसे, और कभी भी बीच में अपना नाटक नहीं रोकना चाहिए, चाहे मरना भी झूठ के साथ पड़े। अगली सुबह कॉफ़ी टेबल पर जैस निकी से उसके बारे में पूछती है तो निकी बताता है कि वो ये सब अर्जुन से कर रहा है। उसके दादा हार्लेम शहर के बदमाश हुआ करते थे, फिर उसके डैड भी उनके लिए काम करने लगे, पर एक दिन दोनों पकड़े गए और बचने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक के, टोलेडो पैनिक बटन। जैस पूछती है क्या होता है तो वो बताता है इसका मतलब है कि अपने पार्टनर को गोली मारो, ये जताने के लिए कि तुम साथ नहीं हो। निकी से इम्प्रेस जैस उसको थोड़ा ट्रेन करने की रिक्वेस्ट करती है। जैस कहता है ठीक है मैं तुमको थोड़ी टेक्निक सिखा सकता हूँ, पर याद रखना एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ गेम ऑफ फोकस। और ये कहते हुए उसे उसकी रिंग दिखाता है और बातों ही बातों में उसकी घड़ी भी निकाल कर उसे दिखा देता है और कहता है कि इंसानी दिमाग धीमा होता है और एक टाइम पर मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, और फिर उसे उसका पर्स दिखाता है और ऐसे ही बातों बातों में उसके अलग अलग सामान उसे बिना पता चले निकाल कर उसे दिखाता है। निकी के हाथों की सफाई देख जैस और भी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई होती है और निकी के ऑफिस जाकर उससे मिलती है और उसे उसकी टीम में शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। निकी इसके लिए मान जाता है और अपने एक आदमी से जैस को काम सिखाने और टेस्ट करने को कहता है। अब हम देखते हैं कि निकी की टीम और जैस एक भीड़भाड़ वाले इलाके में जाते हैं और लोगों से बड़े ही सफाई से चोरी करते हैं। जैस भी स्मूथली किसी का पर्स, किसी की घड़ी, किसी की अंगूठी निकाल लेती है। निकी भी ये बालकनी से देख रहा होता है और उससे इम्प्रेस्ड होकर उसे टीम का परमानेंट मेंबर बना लेता है। और अब अगले दिन दोनों कसिनो जा रहे होते हैं, जहाँ जाते जाते बातों ही बातों में निकी जैस पर अचानक से चिल्लाने का नाटक करता है, जिससे सब लोगों का अटेंशन इनकी तरफ आ जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर निकी की टीम वहाँ के कुछ लोगों का सामान चोरी कर लेती है। और आगे दिखाते हैं कि कैसे ये टीम बहुत ही क्लेवर तरीक़ों से कसिनो में ठगी और चोरी करते हैं। यहीं आगे निकी का सबसे करीबी फ्रेंड फरहाद मिलता है। इसके बाद अगले सीन में निकी जैस को वो जगह दिखा रहा होता है जहाँ ये लोग चोरी किया हुआ सामान लाकर इकट्ठा करते हैं और इन्हें बेचने के लिए इनकी पैकिंग करते हैं। यहीं एक नेकलेस जैस को पसंद आ जाता है और वो निकी से पूछती है कि क्या वो इसे रख सकती है, तो निकी उसे मना करते हुए कहता है कि यह बहुत रिस्की होगा, हमें ये सामान तुरंत बेचना होता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि निकी और टीम पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने इस हफ्ते $12 लाख इकट्ठे किए हुए होते हैं। ये 12 लाख निकी को देते हुए उसका पार्टनर उससे बोलता है मेलो इन पैसों को संभाल कर रखना, और ये याद दिलाता है कि वो इन पैसों का जुआ न खेले। आगे हम देखते हैं कि जैस निकी से पूछती है कि लोग उसे मेलो क्यों बुलाते हैं, तो निकी उससे बताता है कि बचपन में वह मार्स मेलो की तरह सॉफ्ट हुआ करता था, जिससे उसके पापा ने उसका नाम मेलो रख दिया। अब ये दोनों स्टेडियम में होते हैं जहाँ मैच चल रहा होता है। जैस को मैच में इंटरेस्ट तो नहीं होता, पर वो स्टेडियम में निकी के साथ होने से खुश होती है। निकी जैस का मन बहलाने के लिए बैट लगाने का गेम खेलता है। वहीं एक बैट गेम में अंदाजा लगाना होता है कि स्टैंड से ऊपर आ रही लड़की को लास्ट रो के कितने आदमी पलट कर देखते हैं। निकी का अंदाजा रहता है 3, जैस का रहता है 8। तभी एक आदमी जिसका नाम नुमान होता है कहता है मेरा अनुमान है कि 5 लड़के देखेंगे, तो क्या मैं भी इस गेम में शामिल हो सकता हूँ, और वो भी गेम में शामिल हो जाता है। फिर वो काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 के बाद 4 5 6 और फिर 7वां आदमी भी
मुड़ जाता है। इस तरह जेस का नुमान सबसे करीब होता है और नुमान निकी के साथ एक अगला गेम खेलता है $1000 का, जिससे निकी जीत जाता है। और ये फिर अगला गेम खेलते हैं $5000 का, जिसे नुमान जीत जाता है। निकी अब और नहीं खेलना चाहता था और वो ड्रिंक्स लेने के लिए जाने लगता है। नुमान जिद करने लगता है कि वो एक और गेम $10,000 का खेलेंगे, जिसे वो खेलते हैं और उसे भी नुमान जीत जाता है। निकी परेशान हालत में अगला दाव $5000 का लगा देता है, जिसे वो भी हार जाता है। और अब वो 1 लाख का दाव खेलने के लिए कहता है और एक बार फिर हार जाता है। अब परेशान निकी आखिरी बचा $10 लाख भी गेम में लगा देता है और ताश के पत्तों को काटने के लिए कहता है। जो बड़ा पत्ता काटेगा वो जीत जाएगा। नुमान पहले काटता है और 5 नंबर निकलता है, और जब निकी काटता है वो 3 नंबर निकलता है। इस तरह ये बाजी भी वो हार जाता है। निकी हारा हुआ हताश हालत में बाहर जा रहा होता है। तभी नुमान बोलता है कि माफ़ करना दोस्त, बड़ी मछली के साथ खेलोगे तो यही होगा। निकी लौटकर आता है नुमान के पास और कहता है, आखिरी दाव हो जाए, तुम दूरबीन उठाओ और बाहर खड़े किसी भी खिलाड़ी का नंबर नोट करो, मैं गेस करूंगा वो नंबर क्या है। नुमान कहता है, तुम पागल हो गए हो, ये 100 में से 1 का आंकड़ा होगा। निकी कहता है ये आंकड़ा $20 लाख का होगा। वो कहता है ये पागलपन है, मुझे नहीं पसंद। निकी कहता है इसे और आसान बनाते हैं, वो नंबर मैं नहीं बल्कि जेस गेस करेगी। वो कहता है तुम पागल हो चुके हो, पर घर आई लक्ष्मी को कौन मना करता है। और दूरबीन से एक खिलाड़ी का नंबर चूज करने लगता है और कुछ देर बाद बोलता है वो रेडी है। अब जेस की बारी। जेस निकी को चिल्ला रही होती है कि वो उसे इन सब में ना घसीटे, वो ये नहीं कर पाएगी, पर आखिरकार वो जाती है और दूरबीन से वो नंबर गेस करने लगती है। और काफ़ी देर परेशान होने के बाद उसे फील्ड में भरात नंबर 55 की ड्रेस पहने हुए दिखता है और वो तुरंत बोलती है नंबर 55। नुमान कहता है नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, तुम इतना सही गेस कैसे कर सकती हो। और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि इसने सही नंबर बता दी। और फिर ये दोनों जीते हुए पैसे लेकर कार में आ जाते हैं। कार में जाते ही निकी को मारते हुए जेस कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सब एक प्लान था, और तुमने ये कैसे किया। वो उसे बताता है लुआन से एक नामचीन जुआरी है जो हर चीज़ पर बाजी लगाता है। वो पूछती है पर तुम्हें कैसे पता था कि वो क्या चुनेगा। वो बोलता है हमने उससे कहा था, पूरे दिन कहते आ रहे थे, जब से वो होटल के रूम से निकला था उससे कहते आ रहे थे, उससे तैयार कर रहे थे, उसके सबकॉन्शियस माइंड में अपनी सोच बिठा रहे थे। वो पूरे दिन नंबर 55 देख रहा था और हम उसे दिखा रहे थे। होटल के रूम से लेकर स्टेडियम तक वो इन्हें देखता नहीं था पर देखता भी था। वो फरहाद को भी देखता है, तो जब वो दूरबीन उठाकर फील्ड में देख रहा होता है तो उसे जाना पहचाना चेहरा नज़र आता है नंबर 55 के साथ, और उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि यही है वो नंबर, और वो समझता है कि उसकी मर्जी है और चुन लेता है। जेस ये सुनकर कहती है तुम तो जीनियस हो, और उसे चूमने लगती है। फिर वह कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया जेस, हमारी पार्टनरशिप बस यहीं तक थी, और उसे उसका हिस्सा देकर गाड़ी रुकवाता है। जेस रोते रोते उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता और चला जाता है। और अब हमें यहाँ 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक रेसिंग कार कंपनी का मालिक जिसका नाम गरीगा होता है, निकी की मनाने और चोरी करने की कला से प्रभावित होने के कारण उसे मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है कि उसकी एक कार कंपनी है जिसके पास तेज जलने वाला फ्यूल EXR है, जिसके कारण उसकी कार बाकी कंपनीज की कारों से आगे रहती है। और एक दूसरी कार कंपनी है मैक 11, जो उससे आधे खर्चे पे भी उसे तगड़ी कंपटीशन दे रही होती है। निकी प्लान बनाता है कि वो मैक 11 को नकली EXR बेचेगा उसकी कार की स्पीड कम करने के लिए, जिसके लिए वो नशे में नाराज इंजीनियर का नाटक करेगा, जो देख मैक 11 उससे कांटेक्ट करने का ट्राई करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं पार्टी चल रही होती है और यहाँ हम देखते हैं कि निकी शराबी होने का नाटक शुरू कर देता है और गरीगा को चिल्लाने जा ही रहा होता है कि वो देखता है गरीगा और जेस दोनों साथ में हैं। वो ये देखकर वहाँ से बाहर आ जाता है। जेस उसे देखकर उसके पास आती है और ये कुछ बात कर रहे होते हैं। निकी पूछता है क्या गरीगा उसका कोई शिकार है, तो जेस कहती है नहीं, हम साथ हैं और उसने वो काम छोड़ दिया है, और कहती है गरीगा उसके अतीत के बारे में नहीं जानता है, तो ध्यान रखना तुम मुझे नहीं जानते। निकी कहता है हाँ बिल्कुल। निकी जेस और गरीगा को फिर से साथ में देखकर और भी गुस्सा हो रहा होता है और फिर चिल्लाते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। मैक 11 भी ये देख रहा होता है। सेक्रेटरी
आकर उसे रोकता है और बॉडीगार्ड से बाहर फेंकवा देता है और प्लान के मुताबिक मैक-11 उससे मिलने को बुलवाता है। वहीं स्विमिंग पूल के पास निकी जेस को कम कपड़ों में देखकर उससे कुछ और कपड़े पहनने की सलाह देता है और कहता है यहाँ बहुत से ऑस्ट्रेलियाई लोग भी हैं, तो संभल कर रहे। जेस चिढ़ते हुए कहती है तो निकी कहता है उन्हें दूर देश किसी कारण से भेजा गया था। वो कहती ठीक है, पर वो याद रखे कि वो उसे नहीं जानता और उससे दूर रहे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक-11 निकी से लिए EXR की टेस्टिंग कर रहा होता है। सब ठीक होने पर उसे 3 मिलियन यूरो देने को तैयार भी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि फरहाद जेस से मिलने आता है। जेस उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो काफ़ी बात करते हैं। फरहाद उसे बताता है निकी उसे बहुत पसंद करता है और वो काफ़ी बदल भी चुका है, तुम्हारे साथ आना चाहता है। जेस कहती है उसे निकी पे भरोसा नहीं है। तभी फरहाद उसे नेकलेस दिखाता है जो कभी जेस ने पसंद किया होता है। फरहाद बताता है ये तुम्हारे लिए निकी ने संभाल कर रखा था। अगले दिन निकी से मिलने जाने के लिए वह यही नेकलेस पहनकर जाती है, जहाँ निकी बताता है कि वो उसे चाहता है। जेस उससे पूछती है वो ये सब क्यों कर रहा है, उसे क्या चाहता है, और वो उससे कहता है मैं किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए मना सकता हूँ, पर मुझे जो सच में चाहिए तुम्हें ये बताना कि मैं बदल चुका हूँ और शर्मिंदा भी हूँ और चाहता हूँ तुम मेरा यकीन करो। इस पर जेस कहती है वो यकीन करना चाहती है पर, और वहाँ से चली जाती है। निकी भी हताश होकर अपने रूम पहुँचता है तो वो देखता है कि जेस उसके रूम के सामने ही है और उसका इंतज़ार कर रही है और उसको किस करने के लिए कहती है, और वो ऐसे ही रूम के अंदर चले जाते हैं और रात को जेस वहीं रुक जाती है। सुबह निकी जेस से कहता है कि वह जल्द ही यहाँ से चले जाएगा और वो चाहता है कि जेस भी उसके साथ आए, और तभी बीच में फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन होता है गरीगा के सेक्रेटरी का, जो कहता है कि वो दरवाजे के बाहर है। और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो सेक्रेटरी उससे कहता है कि तुम अभी तक सो रहे हो, इस समय तुम्हारी मैक-11 से मीटिंग थी। वो कहता है हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। तभी सेक्रेटरी को किसी के होने का अंदेशा होने के कारण वो अंदर आता है और रूम की तलाशी लेता है, पर जेस उसको नहीं दिखती क्योंकि वह बालकनी से दूसरी बालकनी में चली जाती है। और फिर जब निकी उसे देखता है तो वह इशारों में उसे 7 बजे आने का इशारा करता है और अंदर चला जाता है। निकी मैक-11 से मिलता है और EXR उस तक पहुंचाने के लिए मैक-11 उसकी तारीफ करता है और अपने आदमी गॉर्डन से पैसे बुलवाकर उसे दे देता है। निकी मैक-11 को बेस्ट ऑफ लक कहता है तो वो कहता है जब तुम जैसा दोस्त हो तो लक की क्या जरूरत, और वो सब पैसे कार में रखकर अपने घर आता है, जहां वो जेस के साथ ये शहर छोड़ के जा ही रहा होता है कि जॉर्डन अपनी कार से उसकी कार में टक्कर मार के उसने रोक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निकी और जेस के हाथ पैर बंधे हुए हैं और इनके सामने गरीगा होता है। दरअसल गॉर्डन गरीगा का ही आदमी होता है जो उसने मैक-11 के पास रखा होता है, जो उसे बताता है कि निकी ने जो EXR बेचा है वो कोई नकली सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि उसके सालों का हथियार रियल EXR होता है, जो उसने मैक-11 को 3 मिलियन यूरो में बेच दिया होता है। पर इस बैग में 27 मिलियन यूरो होते हैं। इसका मतलब ये है कि उसने EXR बाकी की टीमों को भी बेच चुका होता है। निकी कहता है यही होता है जब किसी चोर के साथ सौदा करो। गरीगा उससे पूछता है कि तुमने EXR की जानकारी कैसे निकाली और इसमें जेस का क्या हाथ था, और उससे जानकारी निकलवाने के लिए जेस का दम घुटने लगता है। वो कुछ देर कुछ नहीं बोलता पर फिर बोलता है उसे छोड़ दे और उसे बताता है कि सर्वर की सिक्योरिटी मेरी सोच से भी ज़्यादा टाइट थी। मैंने सोचा मैं सर्वर हैक कर पाऊंगा पर नहीं कर पाया। फिर मैंने जेस को पार्टी में देखा और पता चला कि तुम दोनों साथ हो, और मैं समझ गया कि मुझे मेरा रास्ता मिल गया तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। बात ऐसी है गरीगा जी, लोगों का विश्वास जीतने के पीछे एक विज्ञान है। औरतों के साथ ये भावनाओं का खेल होता है। उनके साथ भावुक बकवास शुरू करो और वो दिल हार बैठती हैं। अब वो खुली किताब होती हैं। अब वो तुम्हारे जेस्चर कॉपी करती हैं। जानकारी से जेस्चर रिएक्शन बुलाते हैं। उन्हें कहो कि उन्होंने तुम्हें बदल दिया है, और आखिरी में एक निशानी, एक तोहफा जो कहता है तुम मेरे ख्यालों में थी। उस नेकलेस में एक वायरलेस हैकर था। उसे बस तुम्हारे रूम में जाना था, और जब वो गई मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। तुम्हारे रूप में मैंने कंप्यूटर में लॉगिन किया और EXR की सारी जानकारी हासिल कर ली। पर इसकी गलती नहीं थी, इसे कोई अंदाज़ा भी नहीं था, तो क्यों ना इसे जाने दिया जाए और ये मामला हम आपस में निपटें। फिर गरीगा काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसता है और जेस की पट्टी खोलता है। फिर जेस कहती है कि गरीगा उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। निकी कहता है पर उसने देखा। तो जेस कहती है उसने बस वह देखा जो वो दिखाना चाहती थी, तुम ही ने तो सिखाया था, भूल गए। निकी चिल्लाता है क्या मजाक है। वो कहती है मजाक नहीं है, वो बस उसकी घड़ी चुराना चाहती थी।
वो कहता है तुम अब भी यही कर रही हो। जैस कहती है वह पिजेट एम्पेरिडो है, 2 लाख की घड़ी। वो हफ्ते भर से इसके पीछे थी, सही मौके के इंतजार में, और फिर तुम आ गए। निकी कहता है तुम इससे बेहतर कर सकती हो जैस। और फिर कुछ देर बाद निकी गरीगा से कहता है अगर यही अंत है तो मैं सच कहूँगा। तो गरीगा जी मैं सच बताऊँगा और सच आपको पसंद नहीं आएगा। और तभी पीछे से गरीगा का सेक्रेटरी उसे सीने में गोली मार देता है। गरीगा उस पर चिल्लाता है कि ये तुमने क्या किया। वो कहता है हमने इसकी और बकवास नहीं सुननी चाहिए। गरीगा घबराते हुए बोलता है इसके मर्डर का मुझसे कोई लेना देना नहीं, अब तुम ही संभालो इसे। और वहाँ से चला जाता है। अब वो सेक्रेटरी जेस के पास आकर उसे सांत्वना देता है कि रो मत, वो मरेगा नहीं। और कहता है कि एक स्पेसिफिक जगह पर मारने से फेफड़ा तो फट जाता है पर दिल बच जाता है, और उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करके उसे होश में ला देता है। जैस कहती है क्या ये टेलीडो पैनिक बटन है। वो कहता है हाँ तुम इतनी भी अनाड़ी नहीं हो, इसने मुझसे अपने पे गोली चलवा ली ताकि तुम्हारे साथ रह सके। और निकी से कहता है कि झूठ के साथ मरना होता है मेलो, और शायद तुम अब भी मर जाओ। जैस ये सुनकर समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि निकी के फादर होते हैं। वो सारा पैसा समेट लेते हैं और उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और अब हम यहाँ देखते हैं कि जैस के हाथ में गरीगा की वो घड़ी भी आ चुकी होती है, जिसे देखकर दोनों मुस्कुराते हैं और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।